हेलो दोस्तों, ये आप मेरे सामने एक स्क्रीन पे आप एक वो इमेज देख रहे हैं जिसमें युवा संसद की पाठशाला के नाम से एक लेख है। और इसको अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो बहुत से क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और नीचे जो है कुछ प्रश्नोत्तरी दी गई है जिसको आपको सॉल्व करना होगा। बाकी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। अगर आपको चीज़ें समझ में आएंगे तो आप देखेंगे कि आपका धीरे धीरे पॉलिटिक वाली चीज़ें तैयार होगी। कुछ चीज़ें मैं करंट अफेयर्स से आपको पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको जो है कि अपने क्लास नोट से पढ़ाऊंगा, कुछ चीज़ें आपको बुक से पढ़ाऊंगा। इस तरह से आप देखिएगा पूरी पॉलिटी आपकी तैयार हो जाएगी। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूं कि हम स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी यूपीपीसीएस यूपीएससी और जो भी स्टेट एग्ज़ाम हो और या जहां पे भी आपका जीएस वाला पोर्शन पूछा जाता होगा वहां पे ये सारी चीज़ें काम आएंगी। तो हम जो है स्टार्ट करते हैं युवा संसद की पाठशाला। इसमें जो है कि आज हम संसद में देखते हैं प्रस्ताव क्या होता है, प्रश्नकाल क्या होता है, शून्यकाल क्या होता है, सारी चीज़ों को डिटेल में एकदम चर्चा करेंगे जो इस लेख में दिया हुआ है। तो ये देखिए मैंने स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब देखो, विभिन्न प्रस्ताव यानी प्रश्नकाल और शून्यकाल जैसे तंत्र संसद के लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुनिश्चित करते हैं। ये संसदीय कार्यवाही के महत्वपूर्ण उपकरण हैं जो सरकार को जवाबदेह बनाते हैं। देखो, चाहे वो कोई भी प्रस्ताव हो, कैसा भी प्रस्ताव जो संसद में लाया जा सकता है, और प्रश्नकाल हो शून्यकाल हो, ये सब संसद का जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करते हैं कि हमारा लोकतंत्र किस तरह से बचा हुआ है। देखिए, प्रस्ताव क्या होता है? प्रस्ताव यानी मोशन इसको कहा जाता है। एक औपचारिक प्रस्ताव होता है। प्रस्ताव एक औपचारिक प्रस्ताव होता है जिसे सदस्य या मंत्री या कोई सदस्य होगा, यानी संसद का जो सदस्य है, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, सदस्य या मंत्री सदन के समक्ष रखते हैं। किसके समक्ष रखेंगे? संसद के। इसे 3 मुख्य श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 3 तरह की श्रेणियां होती हैं हमारे प्रस्ताव लाने का: स्वतंत्र प्रस्ताव, प्रतिस्थापन प्रस्ताव और सहायक प्रस्ताव। अब 3 प्रकार के ये प्रस्ताव होते हैं। एक है स्वतंत्र प्रस्ताव, दूसरा है प्रतिस्थापन प्रस्ताव और तीसरा है सहायक प्रस्ताव। इसमें देखते हैं स्वतंत्र प्रस्ताव क्या होता है। स्वतंत्र प्रस्ताव स्वयं पूर्ण होते हैं, यानी अपने आप में ये पूर्ण होते हैं स्वतंत्र प्रस्ताव। जैसे राष्ट्रपति के महाभियोग का प्रस्ताव, ये जो है अपने आप में पूर्ण है। दूसरा हम देखते हैं आपका सहायक प्रस्ताव। तो आप देखेंगे सहायक प्रस्तावों में सहायक समापन प्रस्ताव होता है, अविश्वास प्रस्ताव होता है, निंदा प्रस्ताव होता है, विशेषाधिकार प्रस्ताव होता है, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव होता है, कटौती प्रस्ताव होता है। देख रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है। ये सारे प्रस्ताव किस में हैं? सहायक प्रस्तावों में हैं। यानी अविश्वास प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, विशेषाधिकार प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ लाया जा सकता है? तो अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, और वो भी कम से कम 50 सदस्यों के समर्थन से। यानी अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है और इसके लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक होता है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके पारित होने पर, यानी अविश्वास प्रस्ताव अगर पारित हो गया तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव के पारित होने पर सरकार को क्या करना पड़ता है? त्यागपत्र देना पड़ता है। अब आ जाते हैं कटौती प्रस्ताव की हम बात करते हैं। तो जो कटौती प्रस्ताव होता है बजट पर सरकार की नीतियों पर चर्चा के लिए होता है। यानी सरकार की जो नीतियां हैं बजट को लेकर, उस पर जो है कि चर्चा करने के लिए क्या होता है? कटौती प्रस्ताव लाया जाता है। अब आते हैं, देखते हैं निंदा प्रस्ताव क्या होता है। निंदा प्रस्ताव होता है मंत्रिपरिषद या किसी मंत्री के विरुद्ध होता है। निंदा प्रस्ताव किसके लिए होगा? या तो पूरी मंत्रिपरिषद के लिए होगा या तो किसी एक मंत्री के विरुद्ध होगा। और फिर देखते हैं हम लोग ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सार्वजनिक महत्व के मुद्दों पर मंत्री से उत्तर या बयान मांगा जाता है। यानी उसका ध्यान आकर्षित किया जाता है। उसके माध्यम से ये जो है कि ये कहा जाता है कि ये वाला सार्वजनिक मुद्दा वर्तमान समय में चल रहा है, इस पर आप उत्तर दीजिए या अपना बयान जारी करिए। ये प्रस्ताव सदन में सरकार पर नियंत्रण रखने में सहयोग के उपकरण हैं। ये जितने भी प्रस्ताव है, चाहे अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे निंदा प्रस्ताव हो, चाहे आपका जो है कटौती प्रस्ताव हो, चाहे आपका ये क्या बोलते हैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हो, ये सब क्या करते हैं? सरकार पर नियंत्रण रखने में सहयोग करते हैं। यानी सरकार जो है अपनी मनमानी न कर सके, इसके लिए जो है कि ये सारे प्रस्ताव लाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग देखते हैं प्रश्नकाल।
प्रश्नकाल क्या होता है, दोनों सदनों की हर बैठक का जो पहला घंटा होता है उसको जो है कि क्या किया जाता है, प्रश्नकाल कहा जाता है, जिसमें सांसद मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। सांसद यानी लोकसभा में 550 सदस्य, ये सब सांसद होंगे, और राज्यसभा में 250 सदस्य, ये जो है सांसद होते हैं। तो ये क्या करते हैं, मंत्रियों से प्रश्न पूछते हैं। और ये कब होता है, संसद जब शुरू होती है, हमारी संसद की जो बैठक शुरू होती है उसका जो पहला घंटा होता है उसी को प्रश्नकाल कहा जाता है। इसमें आप देखेंगे कि लोकसभा में जो प्रश्नकाल है वो 11 बजे शुरू हो जाता है, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल है पहला घंटा उसका 11 बजे से शुरू होता है। राज्यसभा में ये 12 बजे से शुरू होता है, यानी राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 12 बजे से शुरू होता है। और पहला घंटा क्या होता है, प्रश्नकाल के रूप में जाना जाता है। इस अवधि में पूछे जाने वाले प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, यानी प्रश्नकाल में 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला है तारांकित प्रश्न, दूसरा है अतारांकित प्रश्न, और तीसरा है सूचना पर जो है कि दिए जाने वाले प्रश्न। ठीक है, तो ये हम देखते हैं कि तारांकित प्रश्न क्या होता है। तारांकित प्रश्न, इसमें स्टार लगा होता है, और इसमें आप देखेंगे कि जो तारांकित प्रश्न होते हैं वो क्या होता है कि आपका जो है कि उसमें आप प्रश्न पूछोगे और उसमें जो है मौखिक रूप से उत्तर की मांग की जाती है, यानी कोई लिखित उत्तर नहीं दिया जाता है। और उसमें पूरक प्रश्न भी आप पूछ सकते हो, जैसे मंत्री ने आपको जवाब दिया, आपने क्या किया, फिर से जो है उस पर काउंटर जो है कि क्वेश्चन किया कि भैया आप ऐसा कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, ऐसा है तो फिर क्यों है, कैसे है, सारी चीज़ों का जवाब मांगा जाता है। तो तारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, पूरक प्रश्न होते हैं। अतारांकित प्रश्न कैसे होते हैं, उसमें क्या होता है, लिखित उत्तर दिया जाता है। कैसा उत्तर दिया जाएगा, लिखित उत्तर। तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न में आपको समझ में आ गया। तारांकित प्रश्न में क्या होता है कि स्टार लगा होगा और ऊपर जो है स्टार लगा होगा क्वेश्चन के, और उसका जो है आंसर कैसा देना होगा, मौखिक रूप से, यानी अपने मुंह से आप जो है कि बता दोगे, उसमें कोई लिखित उत्तर की अपेक्षा नहीं की जाती है, लेकिन पूरक प्रश्न उसमें पूछे जाते हैं। इसमें है अतारांकित प्रश्न, इसमें लिखित उत्तर दिया जाता है, और 10 दिन की कम, और तीसरा जो है प्रकार का है 10 दिन से कम सूचना पर पूछे जाने वाले प्रश्न। यानी इसमें क्या होता है कि आप जो है कि 10 दिन से कम सूचना आप जो है पहले दे दिए सूचना, और उस पर जो है आप प्रश्न पूछते हो। इसमें जो है प्रश्नों की संख्या सीमित होती है, किसमें, जो 10 दिन से कम सूचना पे जो है कि आप जो है प्रश्न पूछते हो। इसके लिए लोकसभा में 20 तारांकित प्रश्न, 230 अतारांकित प्रश्न चयनित होते हैं। यानी लोकसभा में आप जो है कि तारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 20, अतारांकित प्रश्नों की संख्या कितनी होती है, 230। ये प्रश्न मंत्रालयों के कार्यों पर प्रकाश डालते हैं, यानी जो भी मंत्रालय होगा, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे रक्षा मंत्रालय हो, चाहे स्वास्थ्य मंत्रालय हो, उसके कार्यों पर प्रकाश डालते हैं और अनियमितता को उजागर करते हैं। यानी कोई अनियमित कार्य किया जा रहा हो, यानी उसमें गड़बड़ी होगी, तो ये सारे जो है कि जो प्रश्न हैं इनके माध्यम से उसको उजागर किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण या बजट पेश होने के दिन प्रश्नकाल नहीं होता है, यानी जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा या जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन जो है प्रश्नकाल नहीं होता है। ये आपको ध्यान रखने वाली बात है कि प्रश्नकाल किस दिन जो है कि नहीं होता है। तो प्रश्नकाल जिस दिन राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, यानी संसद के दोनों सदनों की जब शुरुआत होती है तो आप देखेंगे कि राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है, राष्ट्रपति संबोधित करता है, उसके माध्यम से चीज़ों की शुरुआत होगी। और जिस दिन बजट पेश होगा उस दिन भी आप प्रश्नकाल नहीं होता है, यानी आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हो। प्रश्नकाल के माध्यम से विपक्ष सरकार की को क्या करता है, जवाबदेह ठहराता है। विपक्ष क्या करेगा, प्रश्न के माध्यम से सरकार को जवाबदेह ठहराएगा कि आपको ये काम करना चाहिए, आपकी ये जिम्मेदारी है, आप यहाँ पे गड़बड़ हो, आप यहाँ पे सही हो। ये सारी चीज़ें जो है कौन करता है, विपक्ष जो है करता है। यानी प्रश्नों के माध्यम से विपक्ष क्या करता है, सरकार को, यानी जिसकी भी सरकार चल रही हो उसको जवाबदेह ठहराता है। जो संसदीय लोकतंत्र का मूल है भाई, अगर आप संसद में आप संसदीय व्यवस्था अपनाए हुए हो, अगर वहाँ पे प्रश्न ही नहीं पूछोगे तो क्या होगा, वो तो राजतंत्र वाली बात हो जाएगी। यानी संसदीय लोकतंत्र का मूल क्या है, प्रश्न, यानी सरकार को जवाबदेह ठहराना। यानी प्रश्न क्या करता है, सरकार को जवाबदेह ठहराता है। कई बार सत्ताधारी दल या गठबंधन के सदस्य भी सरकार के समक्ष ठोस प्रश्न रखते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जो सत्ताधारी दल है या गठबंधन के सदस्य हैं वह भी प्रश्न पूछते हैं, और सत्ताधारी
जो सत्ता में लोग हैं तो उनके समक्ष जो है ठोस प्रश्न रखे जाते हैं सरकार के समक्ष, और कहा जाता है आपको ये काम करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी केवल सरकार चलाने की नहीं है, बल्कि क्या है, ठोस सरकार चलाने की जिम्मेदारी है, संसदीय व्यवस्था को बरकरार रखने की जिम्मेदारी है, हर मुद्दों पर चर्चा करने की जिम्मेदारी है। आगे देखते हैं, कई वर्ष 1952 में से अब तक हजारों प्रश्नों ने सरकारी कार्यप्रणाली को पारदर्शी बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आप लोग जानते हैं कि समय समय पर ये जो प्रश्नकाल होते हैं, इसमें समय समय पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, अतारांकित प्रश्न, या 10 दिन पहले 10 दिन से कम सूचना पर दिए गए प्रश्न को जो पूछा जाता है, उससे क्या होता है, सरकार की जो कार्यप्रणाली है वो पारदर्शी बनती है, यानी सरकार जनता के प्रति क्या है, जवाबदेह बनती है। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता से पहले भारतीय विधायिका परिषद में इसका प्रावधान था, यानी स्वतंत्रता से पहले भी ये व्यवस्था थी कि वहाँ पे प्रश्न पूछे जाते थे, जिसमें समय समय पर सुधार होता रहा था। स्वतंत्रता के बाद 1952 में दोनों सदनों की प्रारंभिक बैठकों में प्रश्नकाल की व्यवस्था नहीं थी। जब हमारा जो है कि स्वतंत्रता जब हमें मिल गई, उसके बाद जो संसद हमारी बैठी, तो संसद का जो प्रारंभिक सत्र था, प्रारंभिक बैठकें थी, उसमें प्रश्नकाल की व्यवस्था नहीं थी। पर जल्द ही कार्रवाई के पहले घंटे को प्रश्नों के लिए आरक्षित कर दिया गया। बाद में हमें ये महसूस हुआ कि नहीं, हमें जो है कि प्रश्नकाल की व्यवस्था करनी चाहिए, तो जल्दी ही हमने क्या किया कि धीरे धीरे अपने जो है कि कार्रवाई में के पहले घंटे को हमने कर दिया, प्रश्नकाल के लिए आरक्षित कर दिया। अब आ जाते हैं शून्यकाल की बात करते हैं। तो जो प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के जस्ट आगे वाला हिस्सा जो 30 मिनट का हिस्सा होता है, उसको शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल भारतीय संसद की एक मौलिक व्यवस्था है जो नियमावली में उल्लिखित नहीं है, यानी शून्यकाल का जो है कि उल्लेख वहाँ पे नहीं है, लेकिन जैसे ही आपका 12 बजेगा लोकसभा में, वैसे ही शून्यकाल शुरू हो जाएगा 30 मिनट के लिए। राज्यसभा में आप देखेंगे कि 1 बजे के बाद शून्यकाल शुरू हो जाता है, यानी प्रश्नकाल के तुरंत बाद। यह प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है, जो दैनिक कार्यसूची तक चलता है, यानी उस पूरे दिन ये चलेगा आपका, ठीक है। इसकी अवधि आमतौर पे 30 मिनट की होती है। कितने मिनट की होती है शून्यकाल की? 30 मिनट का, जहां सांसद उसी दिन सूचना देकर मुद्दे उठाते हैं। अब शून्यकाल में क्या होता है, उसी दिन जो है कि सूचना देकर तुरंत प्रश्न पूछा जाता है, मुद्दे उठाए जाते हैं, ठीक है। अब प्रश्नकाल में आप देखोगे, प्रश्नकाल में क्या होता है, 1 घंटे में जो है तारांकित, अतारांकित और जो है कि 10 दिन पहले की जो सूचना दी गई है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है उठाया जाए। इसमें तुरंत सूचना दी जाएगी शून्यकाल में, और तुरंत जो है कि उस मुद्दे को उठाया जाएगा। और वो मुद्दा कैसा होगा, जो वर्तमान समय में बहुत चर्चा पे होगा, जैसे आपका जो है कि प्राकृतिक आपदा से संबंधित मुद्दा हो गया, राष्ट्रीय संकट से मुद्दा हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कि शून्यकाल में उठाए। शून्यकाल तत्काल मुद्दों जैसे प्राकृतिक आपदा या राष्ट्रीय संकट पर चर्चा के लिए है। सरकार सदस्यों के प्रश्नों का मौखिक या लिखित उत्तर दे सकती है, यानी शून्यकाल में जो मुद्दे उठाए जाएंगे, सरकार उसमें क्या करेगा, उन प्रश्नों का उत्तर कैसे देगी, मौखिक या लिखित दोनों दे सकती है। शून्यकाल प्रश्नकाल से भिन्न है क्योंकि इसमें कोई पूर्व सूचना या लिखित उत्तर अनिवार्य नहीं है। शून्यकाल किस मामले में भिन्न है, क्योंकि सरकार को ये दबाव नहीं दे सकता है कि आप ये जो है कि क्या है, पूर्व सूचना हमने दिया था, आप इसका उत्तर जो है लिखित दीजिए या मौखिक, यानी दबाव नहीं दिया जा सकता है शून्यकाल में, ठीक है। अनौपचारिक होते हुए भी एक प्रभावी व्यवस्था है। वर्ष 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान संसद के शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल को स्थगित करना पड़ा था। अब देखो 1962 में क्या है, भारत चीन युद्ध चल रहा था और उस समय जो है प्रश्नकाल को एकदम स्थगित कर दिया गया था। स्थगित करने के पीछे कारण क्या था कि जो हम प्रश्न पूछेंगे, सरकार इस समय जो है कि इस समय राष्ट्रीय संकट से गुजर रही थी, हमारे ऊपर बाह्य आक्रमण हो चुका था, तो हमने क्या किया कि उस समय जो है शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल को हमने स्थगित कर दिया था। क्योंकि भैया ऐसा है कि उस समय जो है कि अगर ऐसा होता कि हम प्रश्नकाल को जारी रखते तो हमारे जो भारत चाइना के साथ जो युद्ध हो रहे थे वो डिस्टर्ब हो सकता था, तो उस समय हमने इसको स्थगित कर दिया था। कब? शीतकालीन सत्र में। तब यह आवश्यकता महसूस हुई कि तत्कालीन मुद्दों पर प्रश्न पूछने की व्यवस्था होनी चाहिए।
बाद में 9वीं लोकसभा के अध्यक्ष रवि राय ने शून्यकाल को अधिक व्यवस्थित करने के लिए नियमित। अब देखो 1962 में हमें आवश्यकता महसूस हुई कि भैया प्रश्नकाल को तो हमने स्थगित कर दिया है, तो क्यों ना ऐसा व्यवस्था बनाया जाए कि तत्कालिक सूचना दे के कोई प्रश्न पूछा जा सके या कोई मुद्दा उठाया जा सके। तो हमने शून्यकाल की व्यवस्था उसमें की। किसकी व्यवस्था की? शून्यकाल की। ठीक है। बाद में रवि राय जो लोकसभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने शून्यकाल को और ज़्यादा व्यवस्थित कर दिया। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़। ये तंत्र सदन को सक्रिय रखते हैं और जनता की आवाज़ संसद तक पहुंचाते हैं। ये जो तंत्र हैं आपका, वो क्या करते हैं? सदन को और ज़्यादा सक्रिय रखते हैं और जनता की आवाज़ को संसद तक पहुंचाते हैं। कोरोना महामारी के दौरान मानसून सत्र में प्रश्नकाल निलंबित किया गया। मानसून सत्र में आपने देखा कि यहाँ पे भी प्रश्नकाल निलंबित थे, जिसकी विपक्ष ने आलोचना की। हालिया सत्रों के हंगामे में से कार्रवाई प्रभावित होती रही है, पर ये उपकरण लोकतंत्र की रक्षा करने में महत्वपूर्ण सिद्ध होते हैं। सांसदों द्वारा इसका सदुपयोग करने से सदन की गरिमा बनी रहती है। यानी प्रश्नकाल, शून्यकाल और जितने भी प्रस्ताव है वो हमारे संसद को क्या करते हैं? और ज़्यादा मजबूत करते हैं, हमारे लोकतंत्र को और ज़्यादा मजबूत करते हैं। तो ये आज हमारी युवा संसद की पाठशाला हो गई। अब हम इसके प्रश्नों को देखते हैं। अब ये देख लीजिएगा, लेकिन आंसर आप जो बताओगे, ठीक है, चाहे गूगल से खोजो चाहे जैसे भी खोजो, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। पहला है, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए अनिवार्य है क्या? लोकसभा के 50 सदस्यों का समर्थन। दूसरा है इसका, राज्यसभा के 50 सदस्यों का समर्थन। हर सदन के 50 सदस्यों का समर्थन। हर सदन के 25 सदस्यों का समर्थन। तो ये आप जो है कि इसका आंसर जो अभी क्लास लिया गया है उसमें आप देख लीजिए, या आप जो है गूगल चाचा से पूछ लीजिए। फिर दूसरा है आपका, शून्यकाल के बारे में कौन सा कथन सही है? इसे ब्रिटिश संसद से लिया गया है, इसे अमेरिकी सीनेट से लिया गया है, इसे स्वीडन की संसद से लिया गया, ये भारतीय संसद की मौलिक व्यवस्था है। तो आप इसका आंसर जो है अपने से ढूंढिए। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई थी? 15 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 13 मई 1952। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भारतीय संसद की बात कर रहा है कि भारतीय संसद की पहली बैठक कब हुई थी। ठीक है ना, संविधान सभा की बात नहीं कर रहा है, भारतीय संसद की बात कर रहा है। तो इसको आप लोग जो है कि देख लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी सीनेट में कितने सदस्य होते हैं? 100, 200, 300, 400। तो ये आप लोग जो है देखिएगा इसका आंसर। फिर है, अमेरिका की संघीय संसद को कांग्रेस कहा जाता है, उसके 2 सदन हैं, फेडरल काउंसिल और राष्ट्रीय सभा। दूसरा इसका आंसर दिया हुआ है सीनेट और लोकसभा। तीसरा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। चौथा है सीनेट और प्रतिनिधि सभा। तो इसका आंसर भी आप लोग खोजिएगा क्या है इसका आंसर। फिर है छठा क्वेश्चन है, जर्मनी की संघीय संसद को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? बुंडेस्टैग, डायट, बुंडेस्यूट, सेनाल्टो। तो ये आप जो है कि इसका भी आंसर जो है जाके देख लीजिएगा कि क्या इसका आंसर होगा, जर्मनी की संसद को क्या कहा जाता है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी तो आप जो है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर करिए, ताकि मैं और ज़्यादा के क्लास को जो है ले सकूं। आपकी सारी तैयारी, चाहे स्वास्थ्य शिक्षा की तैयारी हो, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, चाहे PCS की तैयारी हो, चाहे UPSC की तैयारी हो, चाहे UPSSC से संबंधित चीज़ें हो, चाहे SSC का GS पूछा जा रहा हो, सारा GS यहाँ पे कंप्लीट मैं आपका करवा दूँगा। तो मिलूँगा आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।